नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2024 बीत चुका है और वर्ष 2025 आरंभ हो गया है। तो अगर हम सभी लोग अगर अपने एग्ज़ाम पेपर को देखें तो उसके बदलते पैटर्न के आधार पर अब करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक रहने लगा है। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसके लिहाज से जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, राज्य विशेष से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। जैसे कि UPSSC के तहत जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं UPSSC के तहत, उसमें दोस्तों 20 नंबर का कर दिया गया, 20 नंबर का UPGK कर दिया गया, UPGK कर दिया गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसमें 5 तो प्रश्न करंट अफेयर से आते ही हैं, 5 प्रश्न करंट अफेयर से आएंगे सीधे तौर पर भी, या कभी कभी सीधे तौर पर पूछे जाते हैं जो हालिया में खबरें चर्चा में रही होती हैं, या फिर क्या होता है इससे जुड़ी हुई जो खबरें चर्चा में रही होती हैं उनसे जुड़ी हुई भी खबरें पूछी जाती हैं। मान लीजिए अभी आपका जो ओखला वन अभ्यारण्य वगैरह है जो भी चर्चा में रहा हो, तो अगर ये ना पूछा जाए कि खबर किस लिए चर्चा में रहा, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जो भी आप एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो उसमें औसत रूप से 4 से 5 नंबर का करंट पूछा जाता है, या तो सीधे तौर पर या कह सके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें जुड़ी हुई होती। तो इसके लिहाज से आप लोगों को करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जनवरी का हम सभी लोग करंट अफेयर करते हैं, फिर जब ये जनवरी की करंट अफेयर की क्लासेस समाप्त हो जाएंगी तो हम सभी लोग फरवरी की पढ़ेंगे। एक महीना दोस्तों हमारा पीछे का ही रहेगा, ठीक है, ताकि सभी खबरें इसमें कवर की जा सकी हों। तो खैर पहला हमारा प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ, जैसे कि जनवरी में दोस्तों महाकुंभ को लेकर के काफ़ी खबरें चर्चा में रही हैं, तो उम्मीद है जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं महाकुंभ से लेकर के कोई ना कोई प्रश्न उसमें देखने को जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ रेल सेवा के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया था? जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो उस समय हमारी सरकार के द्वारा महाकुंभ रेल सेवा के लिए कह रहा है कि कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। आपके विकल्प हैं 1800, 4199, 139, 1800, 5333, 139, या फिर 1800, 180, 1551, या फिर 1800, 4323, 1515। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? 1800, 4199, 139, अर्थात आपका जो विकल्प ए है यह सही जवाब है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब महाकुंभ रेल सेवा के आयोजन किया जा रहा था तो उस समय एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। उसका टोल फ्री नंबर क्या है? 180041999139। इसको आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न में हम सभी लोग पढ़ेंगे कैसे। पहले हमारा प्रश्न होगा, फिर इससे जुड़ा हुआ स्पष्टीकरण होगा। कहने का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ जो भी उससे जुड़ी हुई अतिरिक्त चीज़ें होंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, वो सभी रहेंगे। तो MCQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो अब हम सभी लोग अपने स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारा प्रश्न लिया गया है किस कारण से लिया गया है, कौन सी खबर चर्चा में रही थी, कहाँ से प्रश्न बना। तो हाल ही में रेलवे ने क्या करा, कुंभ मेला 2025 से पहले यात्रियों के लिए एक टिकट बुकिंग के लिए डिजिटल बनाने है तो उसे स्वयं सेवकों के लिए QR स्कैनर तो जैकेट पेश की। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसके याद रखिए आप सभी लोग। जो रेलवे विभाग है कुंभ मेला 2025 को लेकर के क्या हुआ, यात्रियों के लिए इसको जो यात्रीगण जो भी श्रद्धालु हैं जिनको कुंभ जाना था उनके लिए टिकट बुकिंग को संबंधित टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया। तो डिजिटल बनाने के क्रम में क्या किया गया, स्वयं सेवकों के लिए जो QR स्कैनर युक्त जैकेट उसके द्वारा पेश किए गए। तो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, QR स्कैनर है जैकेट पेश किए गए। महाकुंभ रेल सेवा 2025 ऐप के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। जो इसको लेकर के जो ऐप बनाया गया था उसमें क्या क्या है। रेलवे ने ट्रेनों की समय सारणी, गेस्ट हाउस की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर आदि जानकारी देने के लिए ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया था। करीब 1.3 लाख श्रद्धालुओं की क्षमता वाले 28 अतिथि गृहों में आगंतुकों के लिए व्यवस्था करी गई। 1 नवंबर 2024 से आप ये देख रहे हैं टोल फ्री नंबर जिसके हमने जो प्रश्न पढ़ा, तो 1 नवंबर 2024 से एक टोल फ्री नंबर 180041999139 सक्रिय हो गया। तो कब इसको किया गया? 1 नवंबर 2024 से इसको सक्रिय कर दिया गया था। और जबकि कुंभ का आयोजन कब होने वाला था? जनवरी माह से फरवरी माह तक होना था। तो इसको नवंबर 2024 में ही इसको क्या कर दिया गया था? सक्रिय कर दिया गया था। 1 जनवरी 2025 से यह हेल्पलाइन नंबर 24/7 संचालित रहेगा, जिसमें उड़िया, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली,
इसमें कह सकते हैं कि इतने लगभग कई भाषाओं में यह नंबर जो रहेगा उस पर कई भाषाओं में जानकारी उपलब्ध रहेगी। रेलवे की घोषणाएं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, असमिया सहित करीब 12 भाषाओं में की जाएगी। तो इसमें कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है? रेलवे की जो घोषणाएं हैं दोस्तों कितनी भाषाओं में कुल करी गई? 12 भाषाओं में करी जाएंगी। अब हम सभी लोग बात कर लेते हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला, क्योंकि एक दो बार जो यूपी SSSC के पेपर हुए आप उसमें देखेंगे तो तिथि पूछी गई, किस तिथि को कुंभ मेला का आयोजन किया गया। तो यह धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। यह समागम 4 अलग अलग जगहों पर होता है। कौन कौन सी जगहों पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर महाकुंभ या कुंभ का आयोजन नहीं होता है। तो पहला हमारा क्या है? हरिद्वार के तट पर, जो हरिद्वार है दोस्तों, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजन करा जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर करा जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर करा जाता है, दक्षिण गंगा के तट पर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम कर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। तो ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिए। कभी कभी सही मिलान सुमेलित करने को प्रश्न आते हैं कि पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला का आयोजन किस स्थान पर नहीं किया जाता है, तो ये आपके 3 विकल्प इसमें के दिए गए होंगे और एक अतिरिक्त विकल्प आपको दिया गया होगा। तो खैर, हरिद्वार में कहाँ इसका आयोजन होता है दोस्तों? तो हरिद्वार में आयोजन होता है गंगा नदी के तट पर। वहीं उज्जैन में कहाँ होता है? तो उज्जैन में आयोजन की बात हो जाए तो शिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक की अगर हम बात करें, नासिक का में कहाँ होता है? तो गोदावरी अर्थात दक्षिण गंगा नदी के तट पर होता है। और जो प्रयागराज में कहाँ होता है? तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक जो आदर्श सरस्वती के नदी के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन करा जाता है। तो कुंभ मेले के अगर हम प्रकारों की बात करें, कुंभ मेले के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको भी जरूरी है याद रखना। कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेला कितने बार मनाया जाता है? तो अमूमन 12 वर्षों में 4 बार दोस्तों मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6ठे वर्ष आयोजित होता है। पहली बात तो कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो आपके हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा, ये देख लीजिए। और प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पर अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6ठे वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला जो इस बार 144 वर्षों के बाद आया, करीब 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रयाग में मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ वह करीब कितने पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित हुआ? तो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद इसका आयोजन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप सभी लोग याद रखिए। पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला करीब कितने पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित हुआ? तो दोस्तों 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद इसका आयोजन हुआ। प्रयागराज में प्रत्येक साल माघ, जनवरी, फरवरी में महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है। जो माघ कुंभ है, अगर इसकी हम बात करें कब मनाया जाता है, माघ मेला भी कभी कभी पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो माघ कुंभ जो होता है प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया था? जो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो सूची जारी करी जाती है, कहने का तात्पर्य जो इसकी सूची है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, उसमें जो कुंभ मेला हमारा है कब इसको शामिल किया गया था? विकल्प हैं आपके 2017, 2018, 2012, 2015। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2017। 2017 में कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो कुंभ मेला है इसको 2017 में शामिल किया गया था। और 2016 में योग को शामिल किया गया था। 2016 में किसको शामिल किया गया था? योगा को शामिल किया गया था। दो 2016 में योगा को शामिल किया गया था। स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें, कुंभ जो अब हम अपने स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं, यह हमारा प्रश्न कहाँ से लिया गया और अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं उन पर हम बात करते हैं। तो कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2017 में शामिल किया गया था।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिए आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नज़र रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम कैमरों, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, रिस्ट बैंड और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का उपयोग करने जा रही। पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, इनको याद रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की पहचान के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और RFID का भी इस्तेमाल किया गया। रिस्ट बैंड और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का उपयोग किया गया इनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो कंप्यूटर है करीब 15 नंबर का है आपके सब्जेक्ट में, तो ये भी खैर इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान क्या है ये? तो आमतौर पर इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह है क्या? तो रफिड एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है। क्या है? तो यह निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रैकिंग मिलान की अनुमति देती है। जो क्या करती है? जो किसी व्यक्ति या ट्रैकिंग या मिलान की इसको अनुमति देती है। इस प्रणाली के दो मूल भाग हैं, एक तो हो गया आपका टैग, दूसरा हो गया रीडर। जो यह प्रणाली है इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। पहला तो हो गया आपका टैग, दूसरा हो गया रीडर। जो रीडर होता है रेडियो तरंगों को छोड़ता है और RFID टैग से सिग्नल प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान और अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। टैग को कई फीट दूरी से पढ़ा जा सकता है और उसे ट्रैक करने के लिए रीडर की सीधी दृष्टि रेखा का भीतर होना भी आवश्यक नहीं है। तो खैर समझने के तौर पर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी को वर्ष 1970 के दशक से पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पालतू जानवरों की माइक्रोचिपिंग जैसी चीज़ें इसमें उपयोग के कारण हाल के वर्षों में यह काफ़ी प्रचलित हुई। मैंने इससे संबंधित कुछ चीज़ें इसलिए शामिल करी दोस्तों, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो 15 नंबर का कंप्यूटर शामिल है, तो उसमें जो AI टूल्स वगैरह हैं, जो आप में एक टॉपिक दिया गया है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI टूल्स, ये सभी जो हैं उसमें जब आप पढ़ेंगे, तो अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उसको अच्छे से, तो उसमें यह सब देखने को मिलता है। इसी के लिहाज से मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान, अच्छा इसका इस्तेमाल भी किया गया था महाकुंभ में, इस लिहाज से चर्चा में भी है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सके, पूछ लिया जाए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान इसको कहा जाता है। और RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रैकिंग या मिलान की अनुमति देता है। जो किसी व्यक्ति को आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो यह आपकी मदद करता है। और इसमें दो भाग होते हैं, एक हो गया आपका टैग, दूसरा हो गया आपका रीडर। तो रेडियो रीडर तरंगों को छोड़ता है, जो रीडर जो होता है रेडियो तरंगों को छोड़ता है और RFID टैग से सिग्नल प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान और अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों को इस्तेमाल करता है। और जो यह प्रौद्योगिकी है इसे वर्ष 1970 के दशक से ही मंजूरी इसको मिल गई थी और यह अभी हाल के दशकों में काफ़ी प्रचलन में भी है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कौन सी कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन हुआ है? अभी हाल ही में दोस्तों जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है NMCG, इसकी एक बैठक का आयोजन किया गया, कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। वह कौन से नंबर की है? आपके विकल्प हैं 55 नंबर की या 52 नंबर की, 62 नंबर की या 62 नंबर की। तो अभी हाल ही में NMCG की करीब 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन करा गया था। तो इसके लिहाज से आपका जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प C इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की करीब 59वीं बैठक का आयोजन, कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए समर्पित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो अगर आपसे रैंकिंग पूछी जाती है, रैंकिंग का तात्पर्य है किस नंबर पर बैठक का आयोजन किया गया, तो 59वीं दोस्तों। और बैठक में गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए समर्पित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जिनको भी जो NMCG की 59वीं कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो पहली हमारी चंदौली परियोजना। पहली कौन सी परियोजना है? चंदौली परियोजना है। तो ये है क्या? अब आइए इसकी बात करते हैं।
अच्छा, मैं चाहता तो इससे संबंधित भी, जैसे चंदौली परियोजना से संबंधित भी एक अलग प्रश्न बना सकता था, लेकिन आप प्रश्न को पढ़िए और कॉन्सेप्ट थ्योरी ज़्यादा पढ़िए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। तो पहली बात तो चंदौली परियोजना है क्या? तो ये एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का उपयोग करते हुए अमूमन 35 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि जो चंदौली परियोजना है इसके अंतर्गत कितने मिलियन लीटर का करीब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी स्थापना करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो आपके जो भी विकल्प दिए जाएं तो उसमें आपका 35 मिलियन लीटर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसमें सहायक बुनियादी ढांचा शामिल है। 15 वर्षों के लिए परिचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया गया है। तो पक्का कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश में जो चंदौली परियोजना भी 62वीं कार्यकारी समिति बैठक के अंतर्गत इस पर जो विचार किया गया, तो यह हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल का इसमें इस्तेमाल होगा। अमूमन 35 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसका निर्माण किया जाएगा और इसकी जो सहायक बुनियादी ढांचा इसमें शामिल है। 15 वर्षों के लिए परिचालन एवं रखरखाव O&M सुनिश्चित किया जाएगा। अगली हमारी है मानिकपुर परियोजना। अगली हमारी परियोजना कौन सी? मानिकपुर परियोजना है। तो 15 मिलियन लीटर मल कीचड़ उपचार संयंत्र और 35 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का इसमें विकास किया जाएगा। तो इसमें उसमें 45 मिलियन आपका जो चंदौली परियोजना उसमें 45 मिलियन लीटर का STP का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जो मानिकपुर परियोजना है इसमें अमूमन 15 मिलियन लीटर मल कीचड़ उपचार संयंत्र और 35 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूलन अपशिष्ट प्रबंधन 5 वर्षों के लिए प्रभावी संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। जो पर्यावरण अनुकूलन अपशिष्ट प्रबंधन है वो करीब 5 वर्षों के लिए प्रभावी तौर पर इसका संचालन किया गया है, डिजाइन किया गया है। बिहार में भी नदी को संरक्षण को लेकर के कुछ बात कही गई थी इसमें। तो उसमें क्या था? बक्सार परियोजना के अंतर्गत अमूमन 50 मिलियन लीटर क्षमता वाले STP और सहायक संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रकृति आधारित अमूमन 1 मिलियन लीटर क्षमता और वाला जो STP है तथा 3 इंसेप्शन पंपिंग स्टेशन और करीब 8.68 किलोमीटर सीवर नेटवर्क इसमें शामिल है दोस्तों। तो खैर आपको क्या याद रखना, आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। चंदौली परियोजना और मानिकपुर परियोजना को भी पढ़िए। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आपसे परियोजनाओं से संबंधित या कार्यकारी समिति से बैठक करके ना पूछा गया तो क्या हो जाएगा, आपसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो इसकी जो शुरुआत हुई 12 अगस्त 2011 को। कब? 12 अगस्त 2011 को NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब? तो 12 अगस्त 2011 को NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में इसको क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अगस्त 2011 को हुई। और किसके अंतर्गत? तो सोसाइटी जो पंजीकरण अधिनियम 1860 होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत करी गई। यह है क्या? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। NGRBA को वर्ष 2016 में निरस्त कर दिया गया और उसके बाद इसके स्थान पर राष्ट्रीय गंगा पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन परिषद का गठन किया गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए अभी हाल ही में किस टास्क फोर्स का गठन किया गया? जो गोमती नदी है उसको कह सकते हैं कि उसका जीर्णोद्धार करने के लिए जो भी उसमें समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। उसका नाम क्या है? गंगा टास्क फोर्स, यमुना टास्क फोर्स, गोमती टास्क फोर्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए जो हाल ही में जो जिस टास्क फोर्स का गठन किया गया उसका नाम है दोस्तों गोमती टास्क फोर्स। क्या नाम है उसका? तो गोमती टास्क फोर्स नाम है। हाँ, इसमें मैंने सही बताया है क्या है, वही देख रहा था कि मैंने बताया है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। खैर, गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए हाल ही में जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसका टास्क फोर्स का नाम क्या है? तो गोमती जो टास्क फोर्स है दोस्तों ये उसका नाम। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्पष्टीकरण क्या है हमारे प्रश्न का। हाल ही में प्रादेशिक सेना ने
गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए समर्पित एक नया टास्क फोर्स स्थापित किया है। अभी हाल ही में कुछ समय में पहले प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार करने के लिए किस सेना की बात की जा रही है? तो प्रादेशिक सेना की बात की जा रही है। और किस नदी की? तो गोमती नदी की बात हो रही है। उसके पुनरुद्धार के लिए एक नए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसको GFT कहा गया है। क्या कहा गया है? गंगा टास्क फोर्स दोस्तों नाम दिया गया है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पर ये गोमती टास्क फोर्स नहीं होगा, गंगा टास्क फोर्स होगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गंगा टास्क फोर्स। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए हाल ही में किस टास्क फोर्स का गठन किया गया? गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो क्या है स्पष्टीकरण हमारा? स्पष्टीकरण हमारा है कि हाल ही में प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए समर्पित एक नया टास्क फोर्स गठित किया है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम GTF है, अर्थात गंगा टास्क फोर्स है। GTF में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक शामिल हैं। इसमें कौन कौन से, जो गंगा टास्क फोर्स आपका जो गठित किया गया है, इसमें कौन कौन से इसके जो संगठन रहेगा उसमें कौन शामिल रहेंगे? तो इसमें जो पूर्व सैनिक होंगे वो शामिल रहेंगे। जो राष्ट्रीय मिशनों के, जो भी राष्ट्रीय मिशन है उनके लिए अनुभवी कार्मिकों के उपयोग की प्रादेशिक सेना की परंपरता को क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन तो 1 जनवरी 2025 को कहाँ किया गया था? लखनऊ छावनी में किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा टास्क फोर्स है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2025 को किया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2025 को किया गया। पहली बात तो यही हो गई। कहाँ किया गया? तो कहाँ की बात की जाए तो लखनऊ छावनी में किया गया। कहाँ किया गया? तो लखनऊ छावनी में किया गया। GTF की स्थापना जल शक्ति मंत्रालय की पहल किसकी? तो जल शक्ति मंत्रालय की पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की गई। जो GTF की स्थापना की गई है किसके अंतर्गत की गई? तो पहली बात तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसके तहत GTF की स्थापना करी गई। इसके निर्माण के आदेश व रक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में ही जारी कर दिए गए थे। अब हम बात कर लेते थोड़ा गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी मध्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है मध्य उत्तर प्रदेश में। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूर्व में होता है, गोमत ताल से होता है। जो पीलीभीत में गोमत ताल है या जो आपकी गोमती नदी है उसका उद्गम माना जाता है। सई नदी इसके दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है। जो सई नदी है या गोमती नदी की एक सहायक नदी है, जौनपुर के पास गोमती में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो जौनपुर के पास गोमती नदी में मिल जाती है। सई नदी दाहिने तटवर्ती एक सहायक नदी है गोमती नदी की, जो जौनपुर में जाकर के गोमती में इसका मिलन हो जाता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। जो आपकी गोमती नदी है या उत्तर प्रदेश में जो सैदपुर क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखिए। पहली बात तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? पीलीभीत में। पीलीभीत के पूर्व में गोमत ताल गोमती नदी का उद्गम माना जाता है। सई नदी एक गोमती नदी की सहायक नदी है जो जौनपुर के पास जाकर के इसमें मिलती है। जबकि जो गोमती नदी है या सैदपुर में, उत्तर प्रदेश में जो सैदपुर स्थित है वहाँ पर इसमें गंगा नदी में जाकर के इसका मिलन होता है। और गोमती नदी के किनारे अगर कुछ बसे शहरों की हम बात करें, कौन? पहला बात तो अपना लखनऊ ही हो गया, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये कुछ इसके प्रमुख किनारे बसे हुए शहर हैं। जैसे कि अगला हमारा प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? आपके विकल्प हैं लखनऊ, फतेहपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ शहर स्थित है। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो हमारा प्रश्न था। अन्य महत्वपूर्ण शहरों की अगर हम बात करें, जो जौनपुर और सुल्तानपुर भी कहाँ आपके स्थित हैं? गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। तो गोमती नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हो गए आपके? लखनऊ हो गया और जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया। ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। कहने का तात्पर्य गोमती नदी के किनारे जी इनकी स्थिति है, इनकी सिचुएशन है। तो ये आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर किस फला नदी के किनारे बसे हुए हैं।
गोमती नदी के साथ साथ गंगा नदी की भी बात कर लेते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। और यमुना नदी के किनारे की बात करें, कुछ कौन से प्रमुख नगर हैं जो बसे हुए हैं? आगरा, इटावा। प्रयागराज तो नदियों के संगम पर स्थित है। खैर यमुना नदी की बात करें, आगरा, इटावा, दिल्ली, मथुरा, बागपत, कालपी, हमीरपुर, ये सभी क्या है? यमुना नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर हैं। तो इनको याद रखने हैं आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप चाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 16 मई, 17 मई, 18 मई, 15 मई। तो इसका सही जवाब क्या है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोग इसके बारे में जागरूक हो, इसको ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष के करीब जो 17 मई है दोस्तों, उसको विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? 17 मई इसका सही जवाब है। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के हालिया आंकड़ों से उत्तर प्रदेश चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है। तो यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा अभी जो हालिया आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें जो हमारा राज्य है काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है, जहां प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से गुजर रहा है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो मान लीजिए जो 4 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से गुजर रहा है। यह स्वास्थ्य स्थिति जिसे प्रायः साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, यह स्वास्थ्य स्थिति जिसे प्रायः साइलेंट किलर कहा जाता है, स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसी गंभीर जटिलताओं को जन्म देने की क्षमता के कारण एक बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी जान लेते हैं। पहली सिस्टोलिक संख्या हृदय के सिकुड़ने या धड़कने के समय रक्त वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है। दूसरी जो होती है डायस्टोलिक संख्या को दर्शाती है, धड़कनों के बीच हृदय के विश्राम के समय वाहिकाओं में जो दबाव होता है उसको दर्शाती है। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाओं के दबाव बहुत अधिक अर्थात 140/90, ये इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उससे अधिक हो जाता है। यह सामान्य है, लेकिन अगर इसका ठीक ठाक उपचार न किया जाए तो आमतौर पर गंभीर परिस्थितियों को देखने मिल सकती हैं। इसको 2 संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को इस मूक हत्यारे को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखना है आपको। अगर हम भारत की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के काफ़ी चिंताजनक चीज़ें हैं। केवल भारत में ही अमूमन 30 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 188.3 मिलियन वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक आंकड़े हैं। कितने? तो अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो 30 से लगभग 79 वर्ष के आसपास के लोगों में जिनकी संख्या अमूमन 188.3 मिलियन वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। भारत में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वैश्विक औसत 31% से थोड़ी कम है। 50% नियंत्रण दर तक पहुंचने के लिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित अतिरिक्त 67 मिलियन लोगों को प्रभावी तौर पर उपचार उपलब्ध कराए जाए। अगर जो भी ये लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, अगर वो क्या कह सकते हैं, इनको अगर प्राप्त किया गया तो 2040 तक हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो होने वाली अमूमन 4.6 मिलियन मौतें हैं उनको रोका जा सकेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समयकाल कब से कब तक रहा? एक बार यह पूछा भी गया है दोस्तों। अभी ये हाल ही में कोई एक UPSSC के द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया है, उसमें इसकी समय तिथि को लेकर के प्रश्न आया। तो खैर हमारा विकल्प क्या है? हमारे विकल्प हैं 13 जनवरी 2026 से 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025, 11 जनवरी से 23 फरवरी 2025, 8 जनवरी से 22 फरवरी 2025 या फिर 5 जनवरी से 5 फरवरी 2025। तो इसका सही जवाब क्या है? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या जो विकल्प है क्या सही हो जाएगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ रहा। तो 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और 26 फरवरी को इसका क्या हुआ? समापन हुआ था। प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। अपने पारंपरिक आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाते हुए व्यापक स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरणीय पहलों को
समाहित करने के लिए इसको तैयार किया गया। तो महाकुंभ के दौरान अनेक योजनाएं परियोजनाएं संचालित की गई थी, इसको भी लेकर के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम सभी लोग अगले दिन। धन्यवाद।